स्ट्रोक क्या होता है? जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रक्त प्रवाह गड़बड़ा जाता है तो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए या स्ट्रोक होता है। सीवीए अधिकतर मस्तिष्क में होता है, पर कुछ विरले मामलों में ये रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। जब किसी रक्त वाहिका को नुकसान पहुंचने, रक्त वाहिका के फट जाने या किसी चीज जैसे किसी थक्के या एम्बुलाई, वसा या अन्य पदार्थ का गोला या हवा का बुलबुला के चलते रक्त प्रवाह रुक जाने के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस के रक्त प्रवाह में बदलाव आता है, तब स्ट्रोक होता है। सीएनएस में रक्त प्रवाह धीमा पड़ने से भी स्ट्रोक हो सकता है जाने और फिर उससे आसपास मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में रक्तस्राव होने के कारण होता है। इस प्रकार के स्ट्रोक के कारणों में उच्च रक्तचाप, एन्यूरिज्म, धमनी का कमजोर पड़कर फूल जाना, आर्टेरियोवीनस मेल्फॉर्मेशन, एवीएम, धमनी शिरा की गलत बनावट या रक्तस्राव संबंधी विकार शामिल हो सकते हैं। धमनी शिरा की गलत बनावट एक प्रकार का रक्तस्राव है जो धमनी और शिरा के मिलन स्थल पर होता है। इसमें धमनी और शिरा को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं आपस में उलझ जाती हैं। ऐसा शरीर में कहीं भी हो सकता है, पर सीएनएस, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में ऐसा होना विशेष रूप से हानिकारक होता है। एवीएम जन्म के समय मौजूद होते हैं। अधिकांश से तब तक कोई समस्या नहीं होती और उनका पता नहीं चलता जब तक वे फट न जाएं। जब कोई सीवीए होता है, तो सीएनएस के प्रभावित स्थान की तंत्रिका कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव के कारण कार्य नहीं कर पाती हैं। उस स्थान में सूजन बढ़ने के कारण उससे आसपास के ऊतक भी प्रभावित हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क कठोर हड्डियों के अंदर होते हैं, अतः सूजन अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इससे सीएनएस के अंदर का दबाव नर्म तंत्रिका ऊतकों को दबाने लगता है। जोखिम को बढ़ाने वाले रोगों को नियंत्रित करके स्ट्रोक का अपना जोखिम काफी हद तक घटा सकते हैं। इन रोगों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, उच्च कोलेस्टेरॉल, कैरोटिड धमनी रोग, परिधीय वाहिकीय रोग, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, एट्रियल फिब्रिलेशन, अलिंद का बेताल हो जाना और अन्य हृदय रोग एवं सिकल सेल रोग शामिल हैं। स्वस्थ आहार अपनाने और सुझाई गई दवाएं लेने से इनमें से कई जोखिम कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने जीवन में गतिविधि बढ़ाने से भी आपको जोखिम घटाने में मदद मिलेगी। धूम्रपान, अल्कोहल और मनबहलाव वाली दवाओं, मादक पदार्थों का उपयोग रोक देने से भी स्ट्रोक के जोखिम में अच्छी खासी कमी आ सकती है। रीढ़ की हड्डी में रक्तस्राव होने के कारण होता है। इस प्रकार के स्ट्रोक के कारणों में उच्च रक्तचाप, एन्यूरिज्म, धमनी का कमजोर पड़कर फूल जाना, आर्टेरियोवीनस मेल्फॉर्मेशन, एवीएम, धमनी शिरा की गलत बनावट या रक्तस्राव संबंधी विकार शामिल हो सकते हैं। धमनी शिरा की गलत बनावट एक प्रकार का रक्तस्राव है जो धमनी और शिरा के मिलन स्थल पर होता है। इसमें धमनी और शिरा को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं आपस में उलझ जाती हैं। ऐसा शरीर में कहीं भी हो सकता है, पर सीएनएस, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में ऐसा होना विशेष रूप से हानिकारक होता है। एवीएम जन्म के समय मौजूद होते हैं। अधिकांश से तब तक कोई समस्या नहीं होती और उनका पता नहीं चलता जब तक वे फट न जाएं। जब कोई सीवीए होता है, तो सीएनएस के प्रभावित स्थान की तंत्रिका कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव के कारण कार्य नहीं कर पाती हैं। उस स्थान में सूजन बढ़ने के कारण उससे आसपास के ऊतक भी प्रभावित हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क कठोर हड्डियों के अंदर होते हैं, अतः सूजन अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। इससे सीएनएस के अंदर का दबाव नर्म तंत्रिका ऊतकों को दबाने लगता है। रीढ़ की हड्डी के सीवीए के फलस्वरूप शरीर के दोनों ओर संपूर्ण प्लेजिया या अपूर्ण पैरेसिस लकवा होता है। इसकी संपूर्णता या अपूर्णता इस बात पर निर्भर करती है कि रीढ़ की हड्डी में किस स्तर पर चोट या क्षति पहुंची है। टेट्राप्लेजिया या टेट्रापेरेसिस, क्वाड्रिप्लेजिया में शरीर, दोनों बाहें और दोनों पैर प्रभावित होते हैं। पैराप्लेजिया या पैरापेरेसिस में शरीर का निचला भाग प्रभावित होता है। रीढ़ की हड्डी के स्ट्रोक के प्रभावों में सचलता और कार्यक्षमता में बदलाव शामिल होते हैं। रीढ़ की हड्डी के स्ट्रोक के उपचार में थक्का तोड़ने वाली दवाएं प्रभावी मालूम नहीं देती हैं। रीढ़ की हड्डी का स्ट्रोक दीर्घस्थायी रुग्णता की चुनौतियों के कारण अवसाद का कारण बन सकता है। मानसिक या शारीरिक कार्यक्षमता की कमी डरावनी हो सकती है। जीवन शैली और पारिवारिक संबंधों में आने वाले बदलाव समस्या को काफी बढ़ा देते हैं। मस्तिष्क, बाईं ओर के मस्तिष्क का स्ट्रोक शरीर की दाईं ओर के पूरे या आंशिक लकवे का कारण बन सकता है। बोली समझने, शब्द बोलने और शब्द ढूंढने में कठिनाई हो सकती है या फिर शब्दों या आवाजों का असामान्य उपयोग देखने को मिल सकता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में आमतौर पर काफी सावधान और कभी कभी तो डरा हुआ भी रहता है। व्यक्ति को स्मृति हानि हो सकती है। दाईं ओर के मस्तिष्क का स्ट्रोक शरीर की बाईं साइड के पूरे या आंशिक लकवे का कारण बन सकता है। इसमें अक्सर दृष्टि संबंधी कठिनाइयां, तेज और आवेगी हरकतें एवं विचार देखने को मिलते हैं।
व्यक्ति को स्मृति हानि हो सकती है। बाईं या दाईं ओर के मस्तिष्क के स्ट्रोक में व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र का एक हिस्सा गायब हो सकता है, जिसे हेमिएनोप्स या अर्धदृष्टिता कहते हैं। व्यक्ति दृष्टिहीन नहीं होता है, पर उसकी दोनों आंखों में दृष्टि क्षेत्र घट जाता है। फलस्वरूप एक साइड की दृष्टि जाती रहती है। दृष्टि क्षेत्र उसी साइड से गायब होता है जिस साइड शरीर में लकवा हुआ है। व्यक्ति यह पहचान नहीं कर पाता है कि उसके दृष्टि क्षेत्र का एक हिस्सा गायब है। इस अनदेखी के कारण शरीर की लकवे वाली साइड की इस हद तक अनदेखी हो सकती है कि व्यक्ति शरीर के उन अंगों को अपना नहीं मानता है। ब्रेनस्टेम के स्ट्रोक के लक्षणों में असंतुलन के साथ सिर चकराने या सिर घूमने के लक्षण शामिल होते हैं। अलग अलग व्यक्ति की कार्यात्मक क्षमताओं में अलग अलग घटाव देखने को मिलता है, जिनके कारण लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को समझ तो आता है कि क्या हो रहा है, पर वह शारीरिक या शाब्दिक रूप से उत्तर नहीं दे पाता है। व्यक्ति को स्मृति हानि हो सकती है। स्ट्रोक आपके मानसिक कुशलक्षेम को प्रभावित कर सकता है। मस्तिष्क में स्ट्रोक कहाँ हुआ है इस बात पर निर्भर करते हुए आपको चीजें याद रखने में कठिनाई हो सकती है। आप लापरवाह या चिड़चिड़े हो सकते हैं, या आपको कोई भ्रम हो सकता है। कुछ लोग अनुपयुक्त ढंग से हंसते या रोते रहते हैं, को संचलन से जोड़ा जाता है। ये सभी स्ट्रोक के बाद स्वास्थ्य लाभ में वर्धन कर सकते हैं। स्ट्रोक से स्वास्थ्य लाभ करने में समय लग सकता है। शुरुआत में जब सूजन और मस्तिष्क को पहुंचा आघात ठीक होते हैं तो स्वास्थ्य लाभ तेज दिख सकता है। समय के साथ कार्यक्षमता की वापसी धीमी दिखाई पड़ सकती है, पर स्वास्थ्य लाभ तब भी हो रहा होता है। यह एक मिथक है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्वास्थ्य लाभ का प्रयास नहीं करता है। ये भी एक मिथक है कि आप जिन तंत्रिका कोशिकाओं के साथ जन्म लेते हैं, जीवन भर बस उतनी ही कोशिकाएं रहती हैं, नई नहीं बनती। तंत्रिका तंत्र काफी हद तक सुधार करने में सक्षम होता है। वह प्लास्टिसिटी नामक एक प्रक्रिया के जरिए खुद की मरम्मत करने और कार्यक्षमता बहाल करने की कोशिश करता है। शरीर में नई तंत्रिका कोशिकाएं आजीवन विकसित होती रहती हैं। अपने घरेलू व्यायाम नियम से करते रहने से सुधार, भले ही धीमी गति से हो, पर वह जारी रहेगा। शीतनिद्रा में जाने वाले पशुओं में हो जाता है। एक अन्य पद्धति में रक्त प्रवाह की आवश्यकता घटाने के लिए हाइपोथर्मिया यानी शरीर को अत्यधिक ठंडा करने का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अध्ययन भी किए जा रहे हैं जिनमें ट्रांसक्रैनियल स्टिमुलेशन के जरिए मस्तिष्क को जाने वाले रक्त का प्रवाह बढ़ाया जा रहा है। इसमें स्ट्रोक के बाद एक बाहरी डिवाइस की मदद से मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के प्रभावित भाग को जाने वाले रक्त प्रवाह को बढ़ाया जाता है। जब स्ट्रोक होता है तो रीढ़ की हड्डी की कुछ कोशिकाएं तत्काल मर जाती हैं, और अन्य कोशिकाएं विनाश के जारी क्रम के कारण कई घंटों तक, यहां तक कि कई दिनों तक जोखिम में बनी रहती हैं। कुछ क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तंत्रिका संरक्षी दवाओं के शीघ्र हस्तक्षेप से ही बचाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार से कार्य करने वाली ये दवाएं फिलहाल क्लिनिकल परीक्षणों से गुजर रही हैं। क्लिनिकल परीक्षण जारी हैं। ये शोध अध्ययन हैं जो लोगों पर किए जाते हैं। कैरोटिड धमनियों में स्टेंट के उपयोग जैसे हृदय में होता है काफी हद तक वैसे ही को सर्जरी जितना प्रभावी पाया गया है। प्लेटलेट रोधी दवा के साथ या उसके बिना एस्पिरिन के सेवन के चिकित्सीय उपचार का अध्ययन दूसरे स्ट्रोक का जोखिम घटाने वाले उपचार के तौर पर किया जा रहा है। एल्बुमिन और ग्लूकोज का नियंत्रण करने वाली अन्य दवाओं का अध्ययन किया जा रहा है। लगभग हर रोग के संभावित उपचार के रूप में स्टेम कोशिकाओं का अध्ययन किया जा रहा है। ये अध्ययन शुरुआती चरणों में है। फिलहाल स्टेम सेल के उपयोग से स्ट्रोक को ठीक नहीं किया जा सकता है। स्ट्रोक के प्रबंधन के लिए संसाधन एवं सहयोग। यदि आप स्ट्रोक के बारे में और जानकारी की तलाश में हैं या आपको कोई विशेष प्रश्न पूछना है, तो हमारे जानकारी विशेषज्ञ सप्ताह के व्यापारिक कार्य दिवसों पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 5 बजे पूर्वी समयानुसार तक टोल फ्री नंबर 8005397309 पर उपलब्ध हैं।